तो हमें एनसीईआरटी हिस्ट्री में कवर कर रहे थे, उसका एक्स्ट्रा लेक्चर डे 28 पे जाना पड़ रहा है, लेक्चर 16 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। आज जो हमने डिस्कस करना है, हमने पीरियड डिस्कस करना है 1905 के बाद। हमने मुस्लिम लीग की क्रिएशन भी देखी थी, यानी कि गांधी जी के अराइवल से, सॉरी आपके ऑलमोस्ट 1915 से लेकर 1947 तक हमने ये वाला पीरियड शुरू करना है, ठीक है। अब शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो हमने चीज पढ़नी है वो है एडवेंट ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी इंडिया के अंदर 1915 में आए थे, पर वो इससे पहले से ही आपके प्रोटेस्ट और ये इंडिपेंडेंस और ऐसी मूवमेंट्स के साथ जुड़ चुके थे, क्योंकि गांधी जी ओरिजिनली, देखो, उनकी एजुकेशन जो थी वो लंदन से थी। वो एक लॉयर बने थे। उसके बाद वो एक केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए थे। जब वो साउथ अफ्रीका गए, उन्होंने रियलाइज किया कि वहां पे जो इंडियंस रह रहे हैं, वहां पे दो तरीके के इंडियंस थे, एक तो डेंचर्ड और एक इंडेंचर्ड इंडियंस। अब इनमें क्या फ़र्क है? बेसिकली जो आपके इंडेंचर्ड इंडियंस थे, यानी कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साउथ अफ्रीका लेके आया हुआ था, उसके बाद कुछ साल आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे। तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही पे कम मिलती थी, पर एक टाइम के बाद क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था, फिर आपको काम खुद ढूंढना। तो जिन लोगों को तो काम मिल जाता था, डेंचर्ड और इंडेंचर्ड, तो जो तो कॉन्ट्रैक्ट में थे डेंचर्ड, और बाकी जो इंडेंचर्ड थे उन्हें काम ढूंढना। उसके बाद क्योंकि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें लेके आते थे, उन्हें घर रहने को भी देते थे, तो वो सारी फैसिलिटीज उनके साथ चली जाती थी। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने देखा कि भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंडिया की मैरिजेस, कोई भी, मतलब साउथ अफ्रीका में कानून बनाया गया था जिसमें कोई भी मैरिज जो नॉन क्रिश्चियन तरीके से हुई है, यानी कि नॉन क्रिश्चियनिटी के मेथड से हुई है, वो सारी मैरिजेस इनवैलिड होंगी। ऐसी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जगाए। तो आपके साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस, और उसके अलावा आपके साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का भी सिस्टम था। अपार्थाइड का सिस्टम में क्या था कि आपके बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन जो लोगों के साथ होती थी, जहाँ पे लोगों को रेस के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता था, वाइट और ब्लैक्स। तो बेसिकली ब्राउन्स को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी, ब्राउन्स को भी ज़्यादातर जगहों पे ब्लैक्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था। कहीं कहीं पे आपकी ब्राउन्स की अलग ट्रीटमेंट थी, ज़्यादातर जगह पे नहीं थी। जैसे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं रिजर्व होंगे, फिर एंट्रेंस अलग होंगी। इसी कारण गांधी जी ने ब्राउन्स के मसले को अपना मेन मसला बनाया। इसी कारण आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, गांधी जी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में ना अब गांधी जी के खिलाफ बैकलैश है, क्योंकि गांधी जी ने इंडियंस की हक की लड़ाई लड़ते हुए ना खुद रेसिज्म भी शो किया कि अपने आप को, ऑब्वियसली अगर आप ब्राउन और ब्लैक को अलग करने जाओगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर उठाते हुए आप ब्लैक्स को स्टेटस में नीचे रखोगे। तो उसके कारण क्या हुआ कि आपके ब्लैक्स को उन्होंने जैसे रिप्रेजेंट किया, वो आज के मामले में जब वो पुराने गांधी जी के लिखे हुए टेक्स्ट सामने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर दिख रहा है कि गांधी जी भेदभाव करते थे, ठीक है। अब मैं इससे आगे बात करूं, तो बेसिकली गांधी जी ने यहीं पे साउथ अफ्रीका के अंदर ही अपना सबसे पहले सत्याग्रह की फिलॉसफी पूरी तैयार तैयार करनी शुरू की थी। सत्याग्रह के बेसिकली दो प्रिंसिपल्स होंगे। एक प्रिंसिपल तो होगा ट्रुथ, और दूसरा होगा नॉन वायलेंस। गांधी जी ने कहा इन दोनों को साथ लेके चलोगे आप लड़ाई में हमेशा आगे रहोगे। एक तो सच को साथ लेके चलो और दूसरा नॉन वायलेंस को लेके चलो। अगर आप इन दोनों को एक साथ लेके चलते हो तो आप सत्याग्रह की लड़ाई में हमेशा सबसे आगे ही रहोगे। तो गांधी जी ने जो अपनी सत्याग्रह की यहाँ पे लड़ाई शुरू की, इसी के चलते हुए उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म भी यहाँ पे बनाया था। उन्होंने इंडियंस को ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पे उन्होंने एक अपना सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी बनानी शुरू की। टॉल्स्टॉय फार्म काफ़ी बड़ी ज़मीन खरीद के सारी कम्युनिटी को वहाँ पे सेटल डाउन करना शुरू किया। इंडियंस के जो और भी इश्यूज थे, जैसे इंडियंस के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी थी। एक आपको हमेशा रजिस्ट्रेशन के पेपर अपने साथ इंडियंस को लेके घूमने पड़ते थे, जिसके ऊपर सारे फिंगरप्रिंट हो, पर ये सिर्फ ब्राउन्स के साथ था और ब्लैक्स के साथ था, वाइट्स को ये नहीं करना पड़ता। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन था, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी उन्होंने स्ट्रगल किया। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं था। और गांधी जी ने
ऐसा नहीं और चीज़ों में पार्ट नहीं लिया। आपके गांधी जी ने इवन ब्रिटिश का जब आपकी वॉर्स हुई थी आपके साउथ अफ्रीका के अंदर ना, बोर वॉर्स हुई थी, ठीक है, तो आपके गांधी जी ने उसके अंदर आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब ये जो बोर वॉर्स हुई थी जिसके अंदर गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की थी, ये आपके अफ्रीका में हुई थी। बोर वॉर, इसके अंदर गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की थी। इसके कारण गांधी जी को सर का टाइटल भी दिया था ब्रिटिश ने, ठीक है, उनकी सर्विसेज के लिए सर का टाइटल। पर गांधी जी का अल्टीमेट मकसद यही था कि इंडियंस की लड़ाई कैसे आगे बढ़ाई। बोर वॉर्स में वो ब्रिटिश का साथ दे रहे हैं ताकि ब्रिटिश खुश हो जाएं, फिर इंडियंस का इश्यूज रेस कर रहे हैं, तो उनका ये सारा जो बैलेंस था, उनका सर का टाइटल। गांधी जी इंडिया आने से पहले ही इंडिया में फेमस थे कि कोई ऐसा एक पर्सन साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस गए हुए हैं उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। और सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं, अगर तुम मतलब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे लोगों को लेके जाते थे, अगर तुम अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करोगे, इवन जो आपके पैसिफिक आइलैंड्स ट्रैवल करोगे, वहां पे बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज आपको मिलेंगी। वो सारी इंडियन कम्युनिटीज अभी नहीं गई हुई, उन्हें ब्रिटिश अपने साथ लेके गए थे एज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो उस टाइम से उनकी जनरेशन फिर वहीं पे सेटल हो गई हैं। इस कारण कई कंट्रीज जैसे फिजी जैसी कंट्रीज को देखोगे, फिजी का इंडिया से कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं जाती, ठीक है। फिजी का कनेक्शन पता नहीं, इंडिया अगर किसी इंडियन ने आए ट्रैवल करना हो पता नहीं कैसे करेगा, ठीक है, छोटा सा देश है, तो हमारी एयरलाइंस की सर्विसेज इतनी छोटे छोटे देशों में जाती नहीं है। तो इन जनरल कोई भी आप छोटे देश में जाने की कोशिश करोगे, इंडिया की डायरेक्ट एयरलाइन तो आपको नहीं मिलेगी। तो आज नहीं गए हुए, मेरा कहने का ये मकसद है। तो ये सारे के सारे लोग उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया से इन लोगों को एज बॉन्डेड लेबर अपने साथ लेके गए थे, ठीक है, इंडिया से इन लोगों को कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे साथ चलिए। और उसके बाद वापस आना अपने आप में बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि आते टाइम तुम्हें बोट की टिकट खुद खरीदनी पड़ेगी। इस कारण ये लोग वहीं सेटल हो गए। इसी कारण फीजी का एग्जाम्पल मैंने इसे लिया, उनके प्राइम मिनिस्टर वो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, उनका अगर आप नाम और बैकग्राउंड पढ़ोगे तो इस तरीके से। अब जब वो 1915 में इंडिया आए, इंडिया आके उन्होंने डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले गांधी जी फॉलो करते थे, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने गांधी जी को एडवाइस की कि देखो अभी आप जल्दबाजी ना करो पॉलिटिक्स में आने की। इंडिया की कंडीशन, अब इंडिया पूरे कॉन्टिनेंट की कंडीशन, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन अलग है। आप इंडिया ट्रैवल करो, यहाँ के जितने भी लोग हैं, लोगों की आप कंडीशन देखो, इस कंडीशन को आप समझो, ठीक है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? बाकी किसी को भी मेरी आवाज में इशू आ रहा है? नहीं, प्लीज मुझे मैसेज करके बता दीजिए। नेहा, ये आपकी साइड पे ही है, ठीक है। वैसे तो मैंने ये सब कुछ चेक किया था। तो आज तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। मैंने पिछली छुट्टी को अच्छे से यूटिलाइज किया है कि कैसे अच्छे से आवाज़ आनी चाहिए सब कुछ। तो रेयर चांस है कि मेरी साइड से इशू हो। तो गोपाल कृष्ण गोखले के भी बोलने पे वो उन्होंने इंडिया ट्रैवल किया, इंडिया के लोगों की कंडीशन देखी समझी और कैसे उसके साथ डील करना है, ये सब कुछ एनालाइज करना शुरू किया। गांधी जी की अगर मैं ओवरऑल टाइमलाइन की बात करूं, तो गांधी जी का टाइमलाइन में इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं कि गांधी जी ने अपनी पॉलिटिकल करियर 2 साल बाद 1917 में शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह के थ्रू। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ये साथ साथ ही हुए थे, बहुत ही पास पास में, ठीक है, बल्कि एक साथ एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली ये चल रहे थे। रॉलेट्स एक्ट 1919,
खिलाफत या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस 1930 और बाद में बस लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी ने ये सारी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। देखो इन सारी मूवमेंट्स को गांधी जी के पहले ये जो 4 मूवमेंट्स हैं, इन्हें ना गांधी जी के अलग अलग नाम से जाना जाता है कि मतलब गांधी जी ने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया था। जैसे जो आपकी चंपारण मूवमेंट है, ये गांधी जी की फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट थी। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है कि चंपारण मूवमेंट, या ये क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी मूवमेंट गांधी जी की फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट थी, तो उसका आंसर होगा चंपारण। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी इंडिया के अंदर। खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी गांधी जी की। रॉलेट एक्ट फर्स्ट मास मूवमेंट थी गांधी जी की। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये अलग अलग मूवमेंट्स जो गांधी जी ने यहाँ पे फॉलो अप की। ठीक है, अब एक एक करके इनके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे, जो 1917 में हुई थी। देखो चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट थी गांधी जी की, जैसे मैंने आपको बताया। बेसिकली यहाँ पे इशू क्या था, यहाँ पे ना एक 3 खतिया सिस्टम प्रमोट किया जा रहा था। चंपारण आज का आपका बिहार के एरिया में पड़ता है। यहाँ पे क्या था, किसानों को, ये जो किसानों की जमीन है, उन्हें 3/20 उनकी जमीन को अगर 20 हिस्सों में बांट देंगे, उसमें से जो 3 हिस्से हो गए, उसके ऊपर फोर्स किया जा रहा था इंडिगो उगाने के लिए। इंडिगो की सडनली डिमांड पहले तो बड़ी हुई थी, क्योंकि देखो ये जो साल हैं आपके 1914 के अंदर आपकी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के चलते हुए 2 चीजें हुई थी। सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 के चलते हुए आपके इंडिगो यूज किस में होती थी, इंडिगो क्रॉप, इंडिगो इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई है डाई की। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 में डाई ज्यादा चाहिए थी। डाई की ओरिजिनली इससे पहले ही डाई इन्वेंट हो गई थी, सिंथेटिक डाई डाई, पर वो जर्मन मेड थी। ठीक है, और जर्मनी क्योंकि एक्टिवली ब्रिटिश के खिलाफ वॉर में था, तो इस कारण वो सिंथेटिक डाई की शॉर्टेज पड़ चुकी थी। अब यहाँ पे आपकी जो ये डाई है, उसे बनाने का जो दूसरा तरीका था, जो नेचुरल डाई बनाने का तरीका है, वो है इंडिगो क्रॉप से। अब इंडिगो किसान पहले भी उगा रहे थे, तो अब सडनली 1917 में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, किसान तो आपके क्या कहते हैं, जब से ब्रिटिश इंडिया में आए हैं और वो फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे थे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है। तो उन लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली एक तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी कि उन्हें फोर्सफुली उगाने को बोला जा रहा है, दूसरा इसी के चलते हुए उन्हें पे भी अच्छे से नहीं करते थे। तो जो इंडिगो क्रॉप उगाई जा रही थी, इसकी पेमेंट बहुत कम होती थी। ठीक है, लो पेमेंट होती थी। अब जब पेमेंट अच्छे से नहीं मिल रही है और डाई आप उगा रहे हो, दूसरी साइड पे जब भी आपकी वॉर्स छिड़ती है ना, वॉर्स में प्रॉब्लम क्या आती है, वॉर्स के अंदर आपकी हमेशा महंगाई बढ़ेगी। अब जितनी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम इंडिया के अंदर, क्योंकि सारा सामान खरीद के वॉर में भेजा जा रहा है, तो इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली पहले ही चीजों की शॉर्टेज पड़ रही है। उसके अंदर अब लोगों का पे भी कम कर रहे हो, तो हो क्या रहा है कि किसान अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अपना गुजारा मतलब कर नहीं पा रहे, उन्हें और ज्यादा पे चाहिए। अब ब्रिटिश फोर्सफुली, अब फोर्स यहीं पे आती है कि ब्रिटिश लो पे में उन्हें फोर्सफुली कह रहे थे कि अब आपको इंडिगो क्रॉप उगानी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि डाई चाहिए ही चाहिए। अब इसके चलते हुए आपके चंपारण से ही एक पर्सन, राजकुमार शुक्ला, और आपके दूसरे थे संत रौत, इन दोनों ने रिक्वेस्ट की, राजकुमार शुक्ला और आपके संत रौत ने, गांधी जी से कि आप चंपारण आइए और हमारे इशू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी के चलते हुए आपके गांधी जी चंपारण गए थे, और वहां पे उन्होंने अपने सत्याग्रह की फिलॉसफी रखी कि हमें देखो, हमें पता है हम सच्चे हैं, बस हमें नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना है। तो गांधी जी ने इस पूरे एरिया में आपके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने शुरू किए। किसानों को बोला कि ब्रिटिश को जमीनों में ना आने दो। ठीक है, और कोई भी आपसे कोई भी काम करने को बोले अवॉइड कर दो। तो एक तरह से ये इस चीज की भी शुरुआत थी कि यहाँ पे सबसे पहली सिविल डिसोबीडियंस भी यही थी कि अगर आपको कुछ करने को बोला जा रहा है मत करो। ठीक है, लॉज तोड़ो। अगर आपको फोर्स किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाए जा रहे हैं कि आपको ये उगाना ही पड़ेगा इतने दाम में, अब मत करो। वायल
इस वायलेंस पे नहीं उतरना, हमने कॉन्ट्रैक्ट सबके वायलेट कर देने हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट माने नहीं। अब ये सिविल डिसोबीडियंस हुआ, जब आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान रहे, ठीक है, जो वर्डिंग्स लिखी है वो सारी चीजें नहीं मान रहे हो, तो उसे कहते हैं डिसोबीडियंस ही हो रही है। तो स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश ने रेजिस्ट करने की कोशिश की। ब्रिटिश के द्वारा जो मनी लेंडर्स जो थे, उन्होंने अपने भी लोक लगाए कि किसानों को हटाया जा सके, ठीक है, क्योंकि मनी लेंडर्स को भी बहुत फायदा होता था, क्योंकि किसानों का नहीं पूरा हो रहा गुजारा तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेंगे। पर अल्टीमेटली सबको हार माननी पड़ी, क्योंकि कोई भी वायलेंट नहीं था। नॉन वायलेंस एक बहुत बड़ा हथियार बना, क्योंकि जब तक अगला पर्सन आपके ऊपर हथियार नहीं उठाएगा, तो स्टेट के पास भी वो पावर नहीं बचती कि वो वायलेंट हो सके। अगर स्टेट वायलेंट होती है तो क्रिटिसिज्म भी फिर जनरेट होती है। अगर सामने वाले वायलेंट हो गए और उसके बाद स्टेट वायलेंट होती है ना, तो फिर सारी सिंपैथी हमेशा स्टेट की। नॉर्मली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों की सिंपैथी बटी रहती है, चाहे सारे लोग ना भी सपोर्ट कर रहे हो, पर तब भी लोग अगेंस्ट नहीं होते। पर जैसे ही जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो वायलेंस में आ गए, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर वायलेंस भड़क गया, इसी कारण मास प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि इतने लोगों को संभालना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये अपने आप में एक चीज है कि अगर आपने स्टेट के पास नहीं, तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आप वायलेंट क्यों हो रहे हो। स्टेट यही चीज की वेट कर रही होती है कि कोई एक पर्सन वायलेंट हो जाए, बस वो सबको कुचल दें, ठीक है, सिर्फ। और इतनी बड़ी भीड़ को हमेशा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी वायलेंस के इंसिडेंट्स होते ही साथ के साथ देखना पुलिस एक्शन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसी मूवमेंट के टाइम पे आपके गांधी जी को पहली बारी बापू भी बोला गया था, और महात्मा वर्ड भी यहीं पे यूज किया गया था। दोनों वर्ड संत रौत ने ही बोले थे आपके गांधी जी को सबसे पहली बारी, बापू भी और महात्मा भी। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो मूवमेंट आई वो थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये आपके 1918 में हुई। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में जो हुई, ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बनी। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, अहमदाबाद के अंदर आपके गुजरात के अंदर एरिया पड़ गया। यहाँ पे आपके जो वर्कर्स थे, जो मिल के अंदर काम करते थे, वो डिमांड कर रहे थे। देखो उन्हें पहले ना प्लेग बोनस मिलता था। आपके वर्कर्स डिमांड कर रहे थे, देखो ये प्लेग बोनस क्या था, जब महामारी फैली हुई थी, ताकि लोग काम पे शो होते रहे, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी चल रही है। वर्ल्ड वॉर 1 अभी भी चल रही थी, 1919 में खत्म हुई है। तो मिल्स को भी इतना ज्यादा काम आ रहा है, तो मिल्स को था लगातार प्रोडक्शन चलती रहे, वर्कर्स महामारी के टाइम भी काम पे आते रहे, तो उन्हें एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा था। पर 1918 में जब महामारी खत्म होगी, देखो काम तो अभी भी था पर महामारी खत्म होगी, तो आपके मिल ओनर्स ने ये प्लेग बोनस को बंद कर दिया। इसके कारण अब लोगों की इनकम ड्रॉप कर गई। अब प्रॉब्लम वही है कि लोग अभी भी तो महंगाई तो फेस कर ही रहे हैं ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 तो अभी भी चल रही है। तो इसके चलते हुए लोगों ने अप्रोच किया अनुसुआ साराभाई को। अनुसुआ साराभाई कौन थी? अनुसुआ साराभाई बेसिकली एक सोशल वर्कर थी, पर वो अंबालाल साराभाई की बहन भी थी। अंबालाल साराभाई कौन थे? ये सारे अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के हेड थे, ये प्रेसिडेंट थे उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। तो उनकी बहन बेसिकली सोशल वर्कर थी, और वो सारे मिल ओनर्स के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो अनुसुआ साराभाई अपने भाई के खिलाफ जाने को तैयार हो गई कि मुझे अगर लड़ना है तो ये सारे मिल वर्कर्स को का सपोर्ट करना पड़ेगा, और सारे मिल ओनर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जस्टिस के लिए। इसके अंदर उन्होंने मदद मांगी गांधी जी की। अनुसुईया साराभाई ने मदद मांगी गांधी जी की। गांधी जी भी फ्रेंड थे अंबालाल के, ठीक है। और जितने भी मिल ओनर्स थे वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी की, कि तो एक तरह से उनके लिए भी स्ट्रेन था गांधी जी उनसे एक ऑपोजिट। तो गांधी जी के इसलिए कई जगहों पे प्रिंसिपल्स माने जाते हैं कि गांधी जी ने सही चीज को देखा, और उन्होंने क्या किया, वो उस साइड पे जाके खड़े हो गए कि मिल वर्कर्स की बात बिल्कुल सही है कि उनकी वेज बहुत कम है। मिल वर्कर्स कह रहे थे या तो प्लेग बोनस बढ़ा दो, या हमारी सैलरीज 50% से इंक्रीज कर दो। अब आपके गांधी जी फाइनली जिस सेटलमेंट पे लेके आए, गांधी
ने देखो सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया, उन्हें कि पहली बात तो हम 50% के लिए लड़ेंगे, हमने 35% के लिए लड़ना है, ठीक है। पहले ही इतना बड़ा एम ना लेके चलो, पहले 35% ही बढ़ाते हैं। और इस चीज के लिए आपने फिर से नॉन वायलेंट रहना है। मैं आपके लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा, जब तक ये नहीं मानते तो इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा। अब क्योंकि सारे मिल ओनर्स गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, सारे के सारे मान गए धीरे धीरे। और फाइनली ये आपकी सेटलमेंट रीच होगी। तो ये भी गांधी जी की एक और सक्सेस में काउंट होता है इसी कारण, ठीक है, कि गांधी जी ने यहाँ पे भी अपनी बात मनवा ली। अब इसके बाद जो अगली चीज है वो है खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, ठीक है, 1918 का। अब जो खेड़ा सत्याग्रह है, यहाँ पे गांधी जी ने बेसिकली, खेड़ा आपके गुजरात में फिर से पड़ गया। गुजरात मैंने आपको बताया ये अहमदाबाद और खेड़ा वाला मसला ये ऑलमोस्ट एक साथ ही चल रहा था, दोनों तभी 1918 के अंदर ही हैं, ठीक है। तो ये जो आपके दोनों के दोनों इश्यूज हैं, खेड़ा के अंदर क्या हुआ, खेड़ा के अंदर आपके गांधी जी ने बोला कि जितने भी आपके यहाँ पे मतलब किसान थे ना, किसानों से डिमांड किया जा रहा था जो ईयरली रेवेन्यू लिया जाता था। पर ये ऐसे टाइम पे रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा था जिस टाइम पे आपके खेड़ा के अंदर बिल्कुल ही अकाल पड़ा हुआ था, फेमाइन्स आ रहे थे, सब सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट्स आए हुए थे, सूखा पड़ चुका था, जमीन के अंदर क्रैक्स तक आए पड़े थे। तो किसान कहाँ से लेके आएगा रेवेन्यू? किसान कहीं से कमाएगा तभी तो आपका रेवेन्यू लेके आएगा। यहाँ पे कमाने का कोई तरीका ही नहीं है, तो किसान कहाँ से कमाएगा? इसी के चलते हुए आपके गांधी जी यहाँ पे पहुंचे। गांधी जी ने इन सबको यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने को बोला। ये गांधी जी की सबसे पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए बनती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल दिखाए उसके अंदर ये लिखा भी था, लास्ट में हम उससे दोबारा से ओवरव्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, इसके अंदर गांधी जी ने सबको बोला कि देखो नॉन कॉपरेशन, अब वो टैक्सेस डिमांड कर रहे हैं, आप टैक्सेस नहीं दोगे, कोई भी आपसे टैक्स मांगने आएगा आप नहीं दोगे, बिल्कुल कॉपरेशन ही बंद कर दो। सिर्फ टैक्सेस तक लिमिट नहीं रहना, सरकारी ऑफिसेज यूज करना बंद कर दो, सरकारी फैसिलिटीज यूज करना बंद कर दो, कोई भी मसला है पुलिस के पास ना जाओ, खुद सॉर्ट करो। एक तरीके से गवर्नमेंट को पैरालाइज करना है। आप जिस जिस मामले में भी सरकार को सपोर्ट करते हो, सारी चीजों से सपोर्ट करना बंद कर दो। लोगों के सिर पे ही तो सरकार चलती है। चाहे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, डिक्टेटर्स थे, पर वो चल तो लोग अगर उनकी फैसिलिटीज उनका रूल ही नहीं मानेंगे तो वो गवर्नमेंट कैसी बची? तो इस कारण अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों की इस विल के आगे ब्रिटिश सरकार को हार माननी पड़ी। उन्होंने उस साल का टैक्स भी माफ कर दिया, ठीक है, और अगले साल का टैक्स भी, मतलब डायरेक्टली नहीं माफ किया था। बेसिकली अगले टैक्स माफ नहीं किया था, उन्होंने बस ये बोल दिया कि जो दे सकता है वो दे दे, जो नहीं दे सकता वो इस साल और अगले साल ना दे। और उसके अलावा जो टैक्स के रेट्स हर साल जो बढ़ते थे वो भी घटा दिए गए, ताकि जो देना चाहता है वो कम रेट पे भी दे दे। और जिन जिन की भी प्रॉपर्टी छीनी गई थी, जो भी टैक्स नहीं दे पाया, उन सबकी प्रॉपर्टी रिटर्न कर दी गई। देखो मैंने आपको जिस दिन सिस्टम्स पढ़ाए थे उस दिन मैंने आपको बताया था कि वेस्ट और साउथ इंडिया के अंदर आपका रेतवाड़ी सिस्टम लगा हुआ था, तो किसान खुद अपना रेवेन्यू पे करते थे। तो इसी के चलते हुए आपके ये जो रेतवाड़ी सिस्टम के इलाका ये भी था, इसीलिए यहाँ पे किसान खुद डायरेक्टली टैक्स पे करते थे, और इसलिए ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हुए, फिर इससे आगे गांधी जी को जो मौका मिला, बेसिकली 1919 वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगी। देखो वर्ल्ड वॉर वन को स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर वन नहीं कहते थे, क्योंकि किसी को पता थोड़ी था कि दूसरी भी हो जाएगी, तो उसे ग्रेट वॉर भी बोला जाता था। अगर कभी ग्रेट वॉर आ जाए, जब वर्ल्ड वॉर वन आ जाए, एक ही बात है। 1919 में आपकी ग्रेट वॉर खत्म हुई। और हुआ क्या, देखो जब आपकी वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई थी ना, खत्म होने तक, जब भी आपकी गवर्नमेंट्स वॉर में होती है ना, तब गवर्नमेंट्स को होता है कि मिनिमम से मिनिमम प्रोटेस्ट हो,
क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं होता सरकार का किसी भी प्रोटेस्ट को बर्दाश्त करने का, ठीक है? क्योंकि तुम लड़ाई में बिज़ी हो, तुम ये थोड़ी देखोगे तुम्हारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो इसी कारण बेसिकली उन्होंने एक कानून बना के रखा हुआ था जिसके अंदर किसी भी पर्सन को पहली बात तो प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, और अगर वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं या कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं, मतलब उस टाइम पे नेशनल का मतलब है ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें इनडेफिनिटली जेल में डाला जा सकता है, ठीक है? तो उन्हें हमेशा के लिए जेल में डाला जा सकता है इनडेफिनिटली, मतलब कोई नहीं तो क्या होता है 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, पर इनडेफिनिटली का मतलब है कोई कोर्ट के अंदर पेश करने की ज़रूरत नहीं, उसे जेल के अंदर जब तक मर्जी डाली रखो। अब ब्रिटिश को एक्ट के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद भी ये जो एक्ट था, ये जो कानून था, ये पहले बोला था जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगी हम ये सारे प्रोविजंस हटा देंगे, पर अब हटाए, ठीक है? ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने इन कानूनों को अब पक्का करने का फैसला किया कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इन सारे कानूनों को हमेशा के लिए पक्का ही कर देते हैं, ताकि पूरा एक फर्म कंट्रोल जो बना रहना है वो कंट्रोल बना रहे। इसी के चलते हुए जो इंडिया की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है जो हमारी आज की, मतलब एक तरह से सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो आज पार्लियामेंट बन गई है, ठीक है? तो आपकी जो सेंट्रल बॉडी है उसने पूरे इंडिया के लिए कानून बनाया। उस कानून का नाम था एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ये एक्ट जिसने डिज़ाइन किया था उस पर्सन का नाम था रॉलेट, इसलिए इस एक्ट को कई बार हम रॉलेट एक्ट भी कहते हैं या ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, पर इसका ओरिजिनल नाम कभी पेपर में आ जाए, ये नाम याद रखना, एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। तो ये जो पूरा का पूरा एक्ट है, ये आपके जब पास किया गया, तो अब लोगों को लगा कि ये तो एक तरह से धोखा है, जब हमें बोला गया था कि 1919 तक ये एक्ट बस रहेगा। उसके बाद ये सारी रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे किसी को भी प्रिवेंटिव इंडेफिनिट डिटेंशन में रखा जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जुडिशियल रिव्यू के, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसी के चलते हुए इसके प्रोटेस्ट में जैसे बाकी सारे लीडर्स हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से सीट रिज़ाइन डाल दिया था उन्होंने भी, ठीक है? पर गांधी जी ने इसके चलते हुए आपकी फर्स्ट मास मूवमेंट बुलाई थी, फर्स्ट मास मूवमेंट, जहाँ पे सारे लोगों ने इकट्ठे हो, दिल्ली दिल्ली चलो को एक तरह से नारा था कि यहाँ पे दिल्ली में इकट्ठे होके आपकी लोगों ने प्रोटेस्ट करना था, क्योंकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अब जो नया था, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग वो सारी वहाँ पे शिफ्ट हो रही थी, ठीक है? तो इस कारण जमीन अब कैपिटल, क्योंकि 1911 में नई कैपिटल दिल्ली अनाउंस कर दी गई थी, इस कारण दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करना था। पर इस प्रोटेस्ट को, ये 7 अप्रैल के करीब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और आपके बैसाखी की सेलिब्रेशन पंजाब में हर साल 13 अप्रैल को होती है। यहाँ पे 13 अप्रैल को जो आपके जलियांवाला बाग था, वहाँ पे आपकी बैसाखी की सेलिब्रेशन भी चल रही थी, और बैसाखी की सेलिब्रेशन के साथ वहीं पे पॉलिटिकल स्पीचेस भी दी जा रही थी। देखो इसी सारे टाइम के इस मतलब जब ये सब कुछ हो रहा था, तब आपके पंजाब के अंदर ना कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया था सारे पंजाब में। पर इस ऑर्डर को मतलब वाइड स्प्रेड फैलाया नहीं गया कि ऐसा कोई कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है? ये उस टाइम पे जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके डवायर, डायर और डवायर ये अलग-अलग हैं। डवायर उस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किए थे सारे पंजाब में। उस टाइम अमृतसर की जो मिलिट्री को संभाल रहे थे और जिन्हें कर्फ्यू कंट्रोल करना था वो थे डायर। नाम मिलते-जुलते हैं, ठीक है? पर अब हिस्ट्री में बेसिकली नाम अलाइन हो गए, अब क्या करें? तो अमृतसर में उस टाइम मिलिट्री की कमांड संभाल रहे थे जनरल डायर, ठीक है? अब जो जनरल डायर थे, उन्होंने जैसे ही बात सुनी कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल रैली भी हो रही है, पर साथ में ज़्यादातर लोग मेला लगाने आए हुए थे, ठीक है? तो यहाँ पे चाहे साथ-साथ स्पीचेज़ चल रही हैं, ज़्यादातर लोग मेला लगाने आए थे, तो साथ की जैसे ही ये बात सुनी, जनरल डायर ने जाके एक ही दरवाज़ा था जलियांवाला बाग का, उसे घेरा और फायरिंग करनी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग दीवारों को क्रॉस करके भी भागने की दो, मतलब कुछ लोग आपके कामयाब भी हो गए। ज़्यादातर लोग क्योंकि चारों ओर दीवारें नहीं क्रॉस कर पाए, अंदर ही गोलियों से मारे गए। यहाँ पे कुआँ था, कइयों ने कुएँ के अंदर छाल मारी, ठीक है? एक-दूसरे के ऊपर
बर्डन से ही मर गए। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे, रविंद्रनाथ टैगोर को ना आपके ब्रिटिश की तरफ से नाइटहुड मिला हुआ था, यानी कि ये सर के टाइटल से भी ऊपर होता है। उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चीज को सरेंडर कर दिया था कि मुझे ऐसी सरकार का कोई ऑनर नहीं चाहिए जो इनोसेंट लोगों के ऊपर ऐसे गोलियां चला देती है। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज खत्म की, मतलब उन्होंने अपना ये टाइटल सरेंडर कर दिया। पर जलियांवाला बाग के चलते हुए काफी ज्यादा मतलब लीडर्स ने जगह जगह प्रोटेस्ट किए, रिजाइन्स डाले, सब कुछ किया। पर ये मैसेकर के बाद गांधी जी को एक बार ये फर्स्ट मास मूवमेंट कैंसिल कर दी। तो गांधी जी की बेसिक ये फिलॉसफी थी कि अगर देखो वायलेंस भड़कती है, अब लोग भी वापस से रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर आप मूवमेंट चला रहे हो अभी भी लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर स्टेट ने पहले कर दिया है तो। अगर लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, स्टेट और ज्यादा फोर्स से रिस्पॉन्ड करेगी। तो गांधी जी पहले ही बंद कर देते थे मूवमेंट, जैसे ही उन्हें लगता था कि अब मूवमेंट लार्ज स्केल वायलेंस का रूप ले लेगी। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा सबूत है जब आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक और चीज के तौर पे भी देखा जाता है कि ये हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी के लिए बहुत जरूरी थी। ऐसा क्यों था? देखो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी ना, जो ओटोमन एम्पायर था, आज जो टर्की देश है, अब जिसका नाम तुर्की हो गया है, ठीक है, तुर्की है। तो आपका जो टर्की देश था, यहाँ पे जो मतलब बेसिकली ओटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था पहले, वहां पे सारे मुस्लिम्स का जो लीडर था उसे कहते थे खलीफा। तो खलीफा ओटोमन एम्पायर को रूल करता होता था, रिलीजियस लीडर था। और उसके कहने पे आपके जो ओटोमन एम्पायर है और उसके कमांड के अंडर, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आपकी एक साइड पे जो लड़े थे एलाइड फोर्सेस लड़ी थी, और दूसरी साइड पे थी यूएसए, ये सारे फ्रांस, ये सारे एलाइड फोर्सेस थे। ठीक है, उस टाइम जापान भी इस साइड पे ही था। ठीक है, ये सारे एलाइड फोर्सेस, इवन रशिया भी पहले स्टार्टिंग में इसी साइड था, रशिया जल्दी छोड़ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री में वो पढ़ेंगे। एक्सिस फोर्सेस में बात करें तो जैसे जर्मनी, आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है, टर्की, ये सारे एक साइड को लड़ रहे थे। अब जब एक्सेस पावर्स हार गई इन सारी कंट्रीज को, वर्ल्ड वॉर 1 की सबसे बड़ी कमी ही ये थी कि अलाइड पावर्स ने जीतने के बाद आपकी ये जो यूके और फ्रांस थे, खास करके ये दोस्त, इन इन दो देशों ने ना इन सारे देशों और इनकी टेरिटरीज को पनिश करने का सोचा। तो इसी के चलते हुए जो आपका टर्की था, तब ओटोमन एम्पायर था, यहाँ पे टर्की की सारी टेरिटरीज खलीफा के कंट्रोल से छीन लेनी थी, और इन्होंने फैसला किया हम आपस में बांट लेंगे। ठीक है, और खलीफा से सारी उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ छीना जा रहा था, उसका अल्टीमेट कंट्रोल छीना जा रहा था। तो इसके कारण सारे दुनिया के जो मुस्लिम्स थे वो काफी ज्यादा नाराज थे, वो चाहते थे कि खलीफा को एटलीस्ट जो रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनका कंट्रोल उसका बना रहने देना चाहिए। अब इसके चलते हुए आपके एक साइड पे मुस्लिम्स, और इसमें इंडिया के अंदर लीड कर रहे थे आपके अली ब्रदर्स। वो इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट करना चाहते थे। आई भी डाल सकते हो, खिलाफत भी कह सकते हो, खिलाफत भी कह सकते हो, खलीफा के लिए ये मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट करना चाहते थे ताकि खलीफा की राइट्स उसके पास रहें। यहाँ पे गांधी जी को एक अच्छा मौका लगा कि अगर मैं कांग्रेस को कन्विंस कर लूं कि हम भी सपोर्ट करें, तो हिंदूज भी सपोर्ट में आ जाएंगे। ऑब्वियसली कांग्रेस आपकी मल्टी रिलीजियस पार्टी थी, पर स्टिल क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स हिंदू थे, तो एक ऑल इंडिया यूनिटी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, जिससे आपका बहुत लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे। पर बात वही है, गांधी जी ने कंडीशन यही रखी, नॉन वायलेंट रहना है। और सारे इंडिया में बेसिकली हमने करना क्या है, सरकार को बाइकआउट करना है। बाइकआउट कैसे करना है? एक तो फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज करने बंद कर दो, ठीक है। दूसरा, सरकारी कॉलेजेस छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो। ठीक है, इसी के चलते हुए इंडिया के अंदर खुद के नेशनलिस्ट बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन हुए हैं। जब बनारस यूनिवर्सिटी होगी, ये सारी ये तब बाद में ओपन हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारी इसी टाइम पे ओपन हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो लॉयर्स थे, लॉयर्स को बोला प्रैक्टिस छोड़ दो, गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स को बोला जॉब छोड़ दो, जजेस को बोला मतलब कि प्रैक्टिस छोड़ो, मतलब सारी गवर्नमेंट के अंदर आप कोई भी सोल्जर्स को बोला आप आर्मी छोड़ दो,
हर पर्सन को बोला गया कि आप गवर्नमेंट के जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी कर रहे हो, गांधी जी ने सबको मैसेज दिया, सब छोड़ दो। अब जब, क्योंकि ज्यादातर ब्रिटिश एम्पायर को चलाने वाले इंडियंस ही थे, इंडियंस ही काम करते थे उस पूरे एम्पायर को चलाने का। अब जब इंडियंस ही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली एम्पायर कोलैप्स कर जाएगा। तो ये प्लान था, और ये 1920 में मूवमेंट शुरू हुई। आपके शुरू शुरू होने से कुछ टाइम बाद ही आपकी, मतलब शुरू, सॉरी, कुछ टाइम पहले ही आपके तिलक की डेथ होगी। ठीक है, तो आपके बॉम्बे में ये मूवमेंट ज़्यादा हिट नहीं हुई थी। जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी डेथ हो गई थी, वो बॉम्बे के बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने मूवमेंट शुरू होने से पहले ही आइडिया को रजिस्ट किया था कि ऐसे ग्राउंड्स पे हिंदू मुस्लिम्स को जोड़ना कोई ऑप्टिमल चीज़ नहीं है, वैसे आप यूनिटी बिल्ड करो। ठीक है, ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथन नहीं कर रही चीज़ों को। और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने इस टाइम बिल्कुल ही अपने आप को डिस्टेंट ही कर लिया, क्योंकि उन्हें गांधी जी की ये सारे फिलोसफीज, आइडियोलॉजीज पसंद नहीं थी, और वो भी साइड लाइन होते जा रहे थे, लग गया। और उसी रुख के चलते हुए बेसिकली वो बाद में वो पाकिस्तान, वो सारी फिलोसफी की तरफ चल पड़े। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। तो गांधी जी ने जगह जगह मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, खुद स्पीचेस दी, ठीक है, लोगों को इनकरेज किया, ये सब कुछ। पर हुआ क्या, 1922 में आपके गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन के साथ पहले अनाउंस कर दिया था कि बेसिकली अब जल्दी ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू होगी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस में अब हम कानून तोड़ना, देखो पहले गवर्नमेंट को पैरालाइज कर दिया नॉन कॉपरेशन से, लोगों को बोला सब छोड़ दो। जब लोगों ने मास स्केल पे अपनी नौकरियां, स्कूल, कॉलेजेस सब छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, पुलिस की मदद लेना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट अब धीरे धीरे पैरालाइज होने लगी। जब गवर्नमेंट पैरालाइज होने लगी, उसके बाद अब आपकी गांधी जी ने बोला कि अब हम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस, कि अब हम कानून तोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सरकार के पास ऑप्शन कम है, तो वो अपने कानून इन्फोर्स नहीं करवा पाएगी। हम जानबूझ के छोटे छोटे पेटी क्राइम्स करेंगे, सीरियस कानून तोड़ने का मतलब नहीं, सीरियस क्राइम नहीं करने, छोटे छोटे जिनका फाइन से या 2-4 दिन जेल रहने से बस वो सजा पूरी हो जाए। तो इसी के चलते हुए 1922 में ये करना था, पर उससे पहले ही आपकी चौरी चौरा के अंदर एक इंसिडेंस हो गया। चौरी चौरा के अंदर बेसिकली कुछ पॉपुलर लीडर्स को पुलिस ने बहुत पीटा। उसके चलते हुए आपके जो चौरी चौरा के लोग थे, उन्होंने पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसके कारण अब कैजुअलिटीज हो गई हैं, पुलिस के लोग मर गए हैं। अब ये मूवमेंट ने एक वायलेंट टर्न ले लिया। गांधी जी ने इस न्यूज़ सुनते ही ये सारे के सारे मूवमेंट कैंसिल कर दी। ठीक है, और कहा कि अभी इंडिया की जो मासेस हैं, जो लोग, ये अभी हमें सत्याग्रह की तरफ काम करना और ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के चलते हुए आपका जो 1922 से 1930 का पीरियड था, इसके अंदर देखो सबसे पहले तो कांग्रेस के दो हिस्से हो गए थे, मतलब कांग्रेस के अंदर दो सोच के लोग हो गए थे। वो थे एक तो नो चेंजर्स, जिन्होंने बोला कि हमें बेसिकली ग्राउंड वर्क करना ज़रूरी है, जैसे गांधी ने बोला है कि हमें लोगों को जाके ट्रेन करना है और सत्याग्रह की फिलॉसफी बारे बताना है। दूसरे थे आपके स्वराज्य। स्वराज्य क्या चाहते थे, देखो सरकार ने 1919 में एक नया एक्ट पेश किया था। अब उस एक्ट के चलते हुए डायरेक्ट इलेक्शंस होने थे 1923 के। इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस पहली बारी, लार्ज स्केल नहीं थे, पर लोगों की पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में सिर्फ इंडिया के 10% आबादी ही वोट दे सकती थी, पर चलो शुरुआत थी। तो 1919 के एक्ट ने पहली बारी डायरेक्ट इलेक्शंस का क्लॉज लेके आया था। 10% लोग अब इंडिया के वोट डाल सकते थे। अब इसके चलते हुए 1923 में अब इलेक्शन होने थे इस एक्ट के अंडर, और कांग्रेस के अंदर लोग थे जिन्हें हम स्वराजिस्ट कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, जब हम अभी कोई और प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लार्ज स्केल नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, सरकार के इंपीरियलिस्ट काउंसिल का हिस्सा बनेंगे, अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनेंगे, और सरकार को कानून बनाने से ही रोकेंगे, अंदर शोर मचाएंगे, सब कुछ करेंगे ताकि सरकार काम ही ना कर सके। अब स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई, गांधी जी ने भी इस चीज़ का आइडिया को नहीं लाइक किया। गांधी जी जेल में थे बेसिकली। पर बाद में ये देखते हुए कि शायद कांग्रेस इस बात पे टूट ही ना जाए दो हिस्सों में, गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइज करने का सोचा और अलाउ कर दिया कि जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो लड़ ले। ठीक है, इसी के चलते हुए इलेक्शन भी हुए, स्वराज सिलेक्ट भी हुए। ठीक है, पर
ब्रिटिश ने इतनी ज्यादा कोई पावर्स नहीं दी थी, तो अगर कानून पास हो जाते थे। इसी टाइम पे आपकी 1928 के अंदर बरदौली जो इलाका है, ये भी गुजरात साइड पे, वहां पे सत्याग्रह हुआ था। बेसिकली उस सत्याग्रह को, वहां पे आपकी वुमेन लेडेड सत्याग्रह था, वही सारे रेवेन्यू के इश्यूज को लेके। वहां पे आपके वल्लभ भाई पटेल पहुंचे थे गांधी जी के कहने पे, और वहां की वुमेन ने ही, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम कहते हैं ना, जो सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को वो बरदौली सत्याग्रह में मिला था। जो बरदौली की महिलाएं हैं जो इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करवा रही थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। इसीलिए उसके बाद से उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है आपकी बेसिकली भगत सिंह के रोल देखो। भगत सिंह ने यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एग्जिस्ट कर रही थी। साथ साथ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होता है? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का काम होता है कि वायलेंटली सरकार का तख्ता पलट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पीसफुल मैनर से नहीं, वायलेंटली सरकार का तख्ता पलट करना है कि सारे मीन्स यूज करो, हथियार, वायलेंस यूज करो सरकार का तख्ता पलट करने के लिए। तो उस मूवमेंट को एक नई दिशा दी। ठीक है। आपके फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह अपने बाकी सारे कॉमराड्स के साथ मिले, और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है। और इसी के साथ भगत सिंह ने जो अपना स्ट्रगल शुरू किया, भगत सिंह ने ही नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। बेसिकली ये सोशलिस्ट वर्ड उन्होंने क्यों ऐड करवाया, उनकी सोशलिज्म की है, वो सिर्फ इससे खत्म नहीं होगा कि ब्रिटिशर्स से हमने आज़ादी पा ली है। हमारा स्ट्रगल यहाँ तक चलेगा कि हमने उसके बाद एक सोशल रेवोल्यूशन लेके आना है, जहाँ पे हर इंसान को बराबर का हक मिले, और हर इंसान जो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहता है उसकी, उसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फ्रीडम मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए। भगत सिंह की ऐसी सोच थी। और देखो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगत सिंह वायलेंस के साथ जुड़े हुए थे, भगत सिंह ने अपनी डेथ से, और वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने फेक बॉम्ब्स फोड़े थे, उससे बहुत पहले ही वायलेंस छोड़ दी थी, ये कह के कि वायलेंस सही रास्ता नहीं है। तो रेवोल्यूशनरी पाथ उन्हें भी सही नहीं लगा। उन्होंने इसी कारण जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़े थे, वो सिर्फ एज अ अवेकनिंग थी कि जागो। कहीं पे भी उन बॉम्ब्स में एक्सप्लोजिव नहीं था, इसी कारण उन बॉम्ब्स से कोई मरा नहीं। ठीक है। तो इस कारण ये सारी चीजें। अब ये जो आपके भगत सिंह ने मूवमेंट शुरू की बेसिकली, और उन्होंने जब लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़े थे, उसके कारण वो अरेस्ट भी हो गए थे उनके साथ। दो उनके और जो साथी थे, उन तीन लोगों को फांसी अनाउंस की गई थी। वो फांसी आपके 1929 में हुई, वो आगे जाके बताता हूँ अभी। ठीक है। तो उससे पहले एक इंडिया के अंदर देखो, ये जो 1919 का एक्ट था, इसके अंदर एक प्रोविजन रखा गया था कि 10 साल बाद इस एक्ट को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, और इस एक्ट को जो भी चेंज चाहिए वो चेंजेस इंसर्ट किए जाएंगे। तो उसके रिव्यूज को सजेस्ट करने के लिए एक कमीशन बनाई जानी थी। ब्रिटिश ने क्या किया, बेसिकली 2 साल पहले ही कमीशन बना दी, 1927 में ही बना दी। अब ये जो कमीशन बनी 1927 में, प्रॉब्लम जल्दी बनाने की नहीं थी। प्रॉब्लम इस चीज की, 7 मेंबर्स की कमीशन थी, 7 मेंबर से, पर इसमें से कोई भी इंडियन नहीं था, ये सारे के सारे वाइट्स ही थे, ब्रिटिश ही थे। ठीक है। इस कारण इंडिया के अंदर जहां पे भी साइमन कमीशन गई, वहां पे साइमन कमीशन को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, और ऑर्गेनाइज करवाया गया, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए गए पीसफुल, जहां पे उन्हें यही नारे दिखाई दिए कि साइमन गो बैक, कि हमें ये साइमन कमीशन नहीं चाहिए। ठीक है। पर ऐसा नहीं था कि साइमन कमीशन से कोई भी नहीं मिले थे। बेसिकली ब्रिटिश ने इंडिया को बहुत, इंडिया की जो पॉलिटी थी उसे बहुत हिस्सों में बांटने से वो सक्सेसफुल हो गए थे। जैसे कि इंडिया के अंदर जितनी भी रिलीजियस पार्टीज थी, उन्हें लगता था कि ब्रिटिश के साथ रहेंगे हमारे धर्म के लोगों का फायदा होगा, तो कोई भी धर्म की जो पार्टी थी, वो सारे सबके लीडर्स ब्रिटिश से मिले।
उसके अलावा जितने भी कास्ट के ग्रुप्स थे, कास्ट की पार्टीज थी, उन लोगों को भी ये लगा कि ब्रिटिश के साथ रहने से ही फायदा है। अगर ब्रिटिश चले गए तो ये कांग्रेस में सारे अपर कास्ट के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग हमें फिर से सप्रेस कर देंगे। इस कारण उन्होंने भी साइमन कमीशन से मुलाकात की, तो साइमन कमीशन ओवरऑल अपनी सारी रिपोर्ट बना के 1929 में वापस चली गई। पर इंडिया में बहुत लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए और खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, जो इंडिया की उस टाइम सबसे बड़ी पार्टी थी। अब इसी के चलते हुए आपके एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने इंडियंस को एक चैलेंज दिया कि अगर आप एक कानून बना सको, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सको जिसमें सारे इंडिया के लोग एग्री करते हो, हम उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेंगे। तो सारी पार्टीज एक साथ मिली, ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। और इन सब ने मोतीलाल नेहरू और हर पार्टी में से एक एक पर्सन को इलेक्ट किया और करो एक कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 1928 में ये जिम्मेदारी दी गई और 1929 में उन्होंने ड्राफ्ट दिया। देखो ये ड्राफ्ट जो था, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, इसे बेसिकली किसी भी पार्टी ने मानना ही नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे जो मोतीलाल नेहरू के जैसे खुद के बेटे ही थे, जवाहरलाल नेहरू, और उनके दोस्त सुभाष चंद्र बोस, ये इस टाइम यूथ लीडर के तौर पे इमर्ज हो रहे थे। इन दोनों ने रेजिस्ट किया जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन देखो, भगत सिंह की एक और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि भगत सिंह ने ही वेव दी है इंडिया के अंदर पूर्ण स्वराज हासिल करने की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उससे पहले कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं कर रहा था। इंडिया में स्वराज स्वराज बोल के छोड़ देते थे, पर स्वराज का मतलब क्या है कोई भी उसे डिफाइन नहीं करना चाहता था, या हर बंदे के लिए अलग अलग मतलब था। पर भगत सिंह जो कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने वहां पे जो बयान दिए, बहुत सारा यूथ उनके साथ जुड़ने लगा और उनके नारे के साथ जुड़ने लगा। इसके कारण क्या हुआ कि आपके धीरे धीरे बहुत सारे लोग अब पूर्ण स्वराज की ही डिमांड करने लगे, खासकर यूथ जो है। और अगर जवाहरलाल नेहरू और बोस को यूथ लीडर बनना है, ऑब्वियसली उन्हें भी उसी डिमांड के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने भी मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस मांगा था। डोमिनियन का मतलब है कि हम गवर्नमेंट अपनी खुद की चलाएंगे, पर हमारे ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल ब्रिटिश और ब्रिटिश क्राउन का होगा। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया अभी भी डोमिनियन के तौर पे ही एक तरीके से काम करता है, वो आज भी क्वीन की वो करते हैं, ठीक है। इवन कनाडा ये जो है वो अभी भी क्वीन को मानते हैं। तो इस तरीके से कनाडा ने बेसिक कुछ साल पहले ही रिश्ता इनडायरेक्ट कर दिया था, पर अभी भी वहां पे इसलिए प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट ऑफिस अभी भी क्वीन को ही कंसिडर करते हैं। अब फाइनली जब पूर्ण स्वराज का नारा कांग्रेस के अंदर भी फैलने लगा, यंग लीडरशिप आने लगी, तो जवाहरलाल नेहरू के अंडर उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर 1929 के अंदर कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया कि हाँ, हमारा गोल पूर्ण स्वराज का ही होगा। तो 1929 में ये शुरू हुआ था। और 26 जनवरी 1930, ये डेट इसलिए 26 जनवरी इतनी ज़रूरी है कि 26 जनवरी 1930 को आपके जवाहरलाल नेहरू ने रावी रिवर, जो लाहौर में रावी रिवर के किनारे फ्लैग होस्ट किया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और इसे इसीलिए बोला कि ये फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस है। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है हमारी आज़ादी की। सॉरी, तो बटन दब गया, एक बार ना। हाँ, तो यहाँ से लड़ाई शुरू होती है हमारी आज़ादी की। अब ये जो आज़ादी की सारी लड़ाई है, बेसिकली इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस ने फिर से गांधी जी को दी। गांधी जी ने बेसिकली क्या किया, आपकी डांडी मार्च ऑर्गेनाइज करने का सोचा। डांडी मार्च मतलब बाद में इसे नाम पड़ा। गांधी जी ने आपके उस टाइम गवर्नर जनरल को लिखा कि अगर तो देखो, आप ये मोतीलाल नेहरू का जो भी बनाया हुआ ड्राफ्ट है, अगर आप इसे मान लोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन मनवा लेते हो। पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मनवा पाते तो मैं क्या करूँगा, मैं मतलब उन्होंने डेट अपने 12 मार्च 1930 को, मैं अपना जो आश्रम था उनका, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, वहाँ से वो चलना शुरू करेंगे। उनके साथ 78 लोग और भी चले, और वो वॉक करते करते पहुँचेंगे डांडी।
और डांडी जाके गांधी जी नमक बनाएंगे। देखो उस टाइम जो सॉल्ट बनाना था ली थी सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट बना सकती है और कोई भी सॉल्ट नहीं बना सकता। इसके कारण क्या हुआ, जब गांधी जी ने ये बोला कि मैं भी सॉल्ट बनाऊंगा, तो आपके पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब गांधी जी ने जाके वहां पे सॉल्ट बनाया तो ये कानून तोड़ना हो गया, क्योंकि सिर्फ सरकार ही का नमक बना सकती है। मतलब किया कुछ नहीं था, वहाँ सॉल्ट जो बन रहा था उसे उठा के अपने हाथ में ले लिया, तो ऑब्वियसली वहां से उठाना भी अलाउड नहीं था। तो यही शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस के, कानून तोड़ना है। और नमक क्यों, सॉल्ट क्यों? देखो सॉल्ट के साथ हर आम आदमी रिलेट करेगा, क्योंकि नमक तो सबको चाहिए। अब इससे तुम हर इंसान को जोड़ सकते हो, क्योंकि हर इंसान इस इशू को महसूस करेगा कि हाँ ये इशू है और इस चीज को डील करना बहुत जरूरी है। इसी कारण ये सॉल्ट आपका एक मेन एलिमेंट बना गांधी जी के प्रोटेस्ट का। ठीक है। अब ये जो इशू था, यहाँ पे आपके धीरे धीरे सारे इंडिया के अंदर जगह जगह आपके सॉल्ट बनाया गया। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात के अंदर आपकी मिल तक एक लूट ली गई। ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें थी, इसके चलते हुए एक टोटल गवर्नमेंट को हर जगह लोग रूल वायलेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट फिर से ट्रबल में थी। इसी टाइम पे साथ में अपनी साइमन कमीशन जो थी वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी थी। अब इसके बेसिस पे एक नया एक्ट तैयार होना था, साइमन कमीशन ने जो भी रिपोर्ट दी थी। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक मतलब जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब जो नया एक्ट तैयार होना था, उससे पहले ब्रिटिश ने सोचा कि हम एक कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी में अभी हम उतनी डिटेल नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ये सारी चीजें अभी डिटेल में आगे जाके पढ़नी है मॉडर्न इंडिया में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करेंगे और वहां पे ये सारे लोगों से पूछेंगे। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अपने आप में क्या सिग्निफिकेंस है। राउंड टेबल में कोई भी एक सेंटर नहीं होता। सर्कल है ना, सर्कल का कोई भी मतलब एक साइड, कोई कोई भी जहां बैठा है, कोई एक साइड का पर्सन लीडर नहीं होता, सारे लोग बराबर बैठे हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसलिए सिग्निफिकेंट थी, ये पहली बारी था जहां पे ब्रिटिश इंडियंस को एज इक्वल ट्रीट कर रहे थे, इसीलिए राउंड टेबल पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर कांग्रेस तो क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी थी, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। इसके चलते हुए पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना पड़ा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर आपकी उससे पहले आपके इंडिया के अंदर वॉइसरॉय अरविंद थे, उन्हें बोला गया कि गांधी जी से बात करो, जिसके चलते हुए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जहां पे ये बात हुई कि गांधी जी अपनी सारी की सारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी खुद पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट जो है जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनके ऊपर कोई वायलेंस का चार्ज नहीं है, उन सबको रिलीज कर देगी। इसके लिए कांग्रेस ने अपना एक सेशन भी बुलाया था, कराची सेशन, जो मार्च 1931 में हुआ था। पर इस सेशन से पहले आपके भगत सिंह, राजगुरु, इन सबको फांसी लग चुकी थी। तो हुआ क्या, आपके उनकी फांसी के कारण कराची, क्योंकि पंजाब में पड़ता था उस टाइम पे और भगत सिंह वहां से इमर्ज हुए हुए लीडर थे, इस कारण जब गांधी जी यहाँ पे पहुंचे कराची के अंदर इस सेशन के लिए, वहां पे सबने गांधी जी को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए थे कि आप हमारे लीडर को बचा नहीं पाए। तो इसके अलावा पटेल प्रेसिडेंट थे इस टाइम पे, उन्होंने हेड किया था, ये स्पेशल सेशन हुआ था। यहाँ पे पहली बारी फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी की भी बात हुई थी कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट भी देने हैं, और इंडिया कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करेगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होगा, पहली बारी डिस्कशन यहाँ से शुरू हुई थी। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए, इस चीज को भी याद रखना। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट ही क्वेश्चन बनते हैं अपने आप में। लास्ट में चलते हुए देखो, उसके बाद आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली गांधी जी वापस आ गए थे, क्योंकि गांधी जी को कुछ भी वर्दी नहीं लगा, क्योंकि वहां पे बात तो उन्होंने छेड़ ली थी आपके कम्युनल अवार्ड की, कि लोगों को देखो सारे कास्ट मतलब जितने लोग थे उन्हें और आगे बांटने के लिए
उन्होंने क्या शुरू कर लिया था वहाँ पे कि जो आपके शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्हें भी आगे हम एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। अब सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या मतलब है कि जितने आपके लोग थे उन्हें बोला गया कि आपको जो आपके बेसिकली जितने भी आपके शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से लोग हैं, उन्हें बोला गया कि देखो आपको रिजर्वेशन इस तरीके से दी जाएगी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके लिए रिजर्व की जा रही हैं वहां पे वोट भी आपके ही लोग डालेंगे, बाकी सारे लोग वोट नहीं डालेंगे। अब इसके कारण क्या होता है, देखो पहले ये मुस्लिम्स को सबसे पहले दिया गया था 1909 में। तो अब जब किसी ने किसी से वोट मांगनी है, वो सबसे ज्यादा भड़काऊ बातें बाकियों के खिलाफ करेगा, क्योंकि पता है बाकियों ने वोट ही नहीं डालनी, तो डिवीजन अपने आप बढ़ती जाएगी। इसलिए गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के आ गए थे, थर्ड उसके बाद हुई, और फाइनली आपका एक नया एक्ट 1935 में तैयार होके आ गया था। ठीक है, 1935 का एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे कि वो कितना जरूरी एक्ट था। अब यहाँ पे 1940 के इस एक्ट की अगर मैं बात सॉरी 1940 की बात करूँ, देखो लास्ट मूवमेंट जो थी वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आपकी जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, बेसिकली इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी और उस टाइम के वॉइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथ को, उन्होंने बोल दिया था कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में बिना इंडिया के लीडर से पूछे हुए। इसके चलते हुए कांग्रेस ने फिर से इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट करने का सोचा, और इस मूवमेंट का नारा ही था करो या मरो, ये गांधी जी ने दिया था। ठीक है, बस कर जाओ या मर जाओ, पर नॉन वायलेंटली करने का था। पर हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि ब्रिटिश की बहुत बुरी हालत थी जर्मनी के आगे, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही टॉलरेट, जर्मनी और जापान दोनों ने बुरी हालत की पड़ी थी। इस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल मूड में थी नहीं थी कि कोई भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इंडिया में हो। इसी के चलते हुए उन्होंने शुरू होते ही सारे गांधी जी और बाकी सारे कांग्रेस लीडर सबको अरेस्ट कर लिया, और ये मूवमेंट एक तरह से लीडरलेस हो गई। इस लीडरलेस होने के कारण क्या हुआ, जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ना, ये वायलेंट मूवमेंट थी, क्योंकि अब लोगों के अपने हाथ में पावर आ गई, कोई लीडर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, लोग वायलेंट हो ही जाते हैं। इस कारण यहाँ पे वायलेंस भड़की, और काफी जगहों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिंबल्स हो गए, यानी कि पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, उनकी कम्युनिकेशन लाइन, सब कुछ काट दिया गया। लोगों ने अपनी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। तो काफी ज्यादा मुश्किल साल थे 1940 ऑनवर्ड्स ब्रिटिश रूल के लिए। इसी के बीच में जो आपके बोस थे, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी रेस की। ठीक है, जो आपके जापान के द्वारा सरेंडर्ड सोल्जर्स थे, जर्मनी के द्वारा भी जो ब्रिटिश सोल्जर्स जिन्होंने सरेंडर किया था, उसके अंदर जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वायलेंट तरीके से लड़ने का फैसला किया। अब ये स्टार्टिंग में बात इंडिया के अंदर कभी फैलने ही नहीं दी ब्रिटिश ने, कि ऐसी कोई आर्मी फॉर्म हो गई है बोस ने और उन्होंने बोला है कि हम वायलेंटली इंडिया के अंदर अटैक करेंगे और इसे जीतेंगे। बाद में पर ब्रिटिश ने गलती क्या की, ये जितने भी आईएनए के लोगों को बाद में जब वॉर खत्म हो गई, ये आईएनए के सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा। इन सब के रेड फोर्ट के ऊपर, लाल किले के ऊपर ट्रायल्स कंडक्ट किए गए। उन्होंने सोचा था हम मिसाल देंगे कि हम कैसे हैं, ताकि हमारे आगे कोई भी बगावत ना करे। पर ये जो ट्रायल्स थे, इसके कारण लोगों में सिंपैथी जागी कि ऐसे भी कोई सोल्जर्स थे जो लड़ रहे थे, बोस ने ऐसे किया। ठीक है, तो इस कारण लोगों ने लार्ज स्केल इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए इन ट्रायल्स के खिलाफ, और ब्रिटिश की अपनी खुद की आर्मी नेवी के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अब जब वो प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, वही कारण बना कि ब्रिटिश को फाइनली इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। और वो चीज़ हम मेन मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, तो ये 1940 का सारा फेस वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर।